नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और अपने खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में विपक्ष का हंगामा तो लगातार जारी है। चाहे वो कोई मंत्री किसी मुद्दे पर अहम बयान दे रहे हों या फिर कोई विधेयक हो, उनका हंगामा जारी है। लेकिन सरकार की भी कोशिश है कि जो महत्व के मुद्दे हैं, जो जरूरी कामकाज है, उसे किसी तरह निपटाया जरूर जाए। इस पर करेंगे आज सबसे पहली बात। और इसके बाद हमारी होगी आज की खास चर्चा। और खास चर्चा यह होगी कि फ्रीबी वाली राजनीति जो है और जो शॉर्टकट का शॉर्ट सर्किट है, वो एक बार फिर से इसलिए चर्चा में है क्योंकि सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एक मामला हाई कोर्ट में डाला गया, याचिका डाली गई है कि जो 5 गारंटी दी थी वो गैर कानूनी है, जनता को घूस देने जैसा है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का उल्लंघन है। तो इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमारी बात होगी कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा चर्चा मणिपुर के मुद्दे पर, जबकि पश्चिम बंगाल में ना जाने कितनी घटनाएं, हाल में भी पंचायत चुनाव में हिंसा, मौत, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, तमाम मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के। चर्चा मणिपुर पर उन्हें को करनी है, पश्चिम बंगाल पर बिल्कुल सभी का मुंह बंद है। और इसके बाद बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार का तथाकथित सुशासन जो है वो बेपर्दा हो रहा है। महिला को सरेआम पीटा जा रहा है, पुलिस गोली चला करके प्रदर्शनकारियों को मार रही है और नीतीश खामोश है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। उभरते नए मध्य वर्ग को भारत की आकांक्षाओं का पावर हाउस बताया। सेमीकंडक्टर उद्योग से संभावनाओं से भरे इसी भारत के लिए चिप निर्माण के इकोसिस्टम बनाने का किया आह्वान। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर से जुड़े दुनिया भर के दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाई सबकी जिम्मेदारी। G20 देशों के बीच पर्यावरण और जलवायु पर हो रही मंत्री स्तरीय बैठक में कहा, साल 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा आज भी रहा जारी। दोनों सदनों की कार्यवाही में आई बाधा, दोनों सदन दिन भर के लिए हुए स्थगित। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 किया पारित। तमिलनाडु में आज से शुरू हो रही है बीजेपी की पदयात्रा। अमित शाह रामनाथपुरम में एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा की कर रहे हैं शुरुआत। 6 महीने चलने वाली यात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को करेगी कवर। और भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के आधुनिकीकरण में स्वाभाविक भागीदार है जापान। वहीं जापानी विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर दिया जोर। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहला एजेंडा संसद से, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। कार्यवाही में लगातार बाधा आई और अब दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। दरअसल विपक्ष के हंगामे के बीच भी हालांकि सरकार की आवश्यक कार्यों को पूरा करने की भरपूर कोशिश है और इसी कोशिश के तहत कई विधेयक पारित भी कराए गए हैं। लेकिन गंभीर और बड़े मुद्दों पर भी केंद्रीय मंत्रियों के बयान और विधेयकों पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लगातार जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश नीति पर महत्वपूर्ण बयान के दौरान भी विपक्ष ने लगातार शोर शराबा जारी रखा और विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार लोक महत्व वाले विधेयकों को करा रही है पारित।
लेकिन विपक्ष के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। सरकार ने लोकसभा से जन विश्वास संशोधन विधेयक और राज्यसभा से चलचित्र संशोधन विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करा लिया है। इस बीच मणिपुर में अमन बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने प्रयास अपना तेज कर दिया है और इसी का असर है कि पिछले 15 दिनों से किसी की जान जाने की खबर नहीं है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वायरल वीडियो मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी जमा किया गया है। और बीजेपी की नेता पूनम महाजन ने क्या कुछ विपक्षी नेताओं के रवैये पर कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये हास्यास्पद है, ये पूरी तरह हास्यास्पद है। देखिए, डेलीगेशन हमारे लोकतांत्रिक भारत में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इतना सिलेक्टिव टूरिज्म, पॉलिटिकल टूरिज्म कांग्रेस और ऑपोजिशन करती है कि मणिपुर जाना चाहते कभी बंगाल के बारे में पूछती नहीं, कभी राजस्थान में जो हुआ है रेप कैपिटल राजस्थान को कहाँ जाता है अलवर में वो पूछती नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारी ट्राइबल लड़कियों पर इतने अत्याचार हो रहे, रेप हो रहे, उसके बारे में कुछ नहीं कहती। देखिए, मैं इसको सिलेक्टिव राजनीति समझती हूँ और साथ में मिलकर हम सब लोगों ने एक ही सुर में, जब महिलाओं के सम्मान की बात होती है, एक ही सुर में बोलना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन सिर्फ बटबोली पना करते हैं। वो मुझे लगता है ये चाहते हैं कि जब तक राहुल गांधी का निर्णय कुछ ना हो तब तक पार्टी ना ऑपोजिशन चलाए। तो सेलेक्टिव राजनीति पर यह सवाल उठाया पूनम महाजन ने। और रीता बहुगुणा जोशी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनकी भी बात हम आपको सुनवाएं, लेकिन इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके कारनामे भी काले हैं और देश को वो काले रंग से पोतना चाहते हैं। देश की तरक्की जब होती है तो उनको कहीं ना कहीं खटकती है। ये उनका रवैया देखा गया पिछले दिनों में। लेकिन वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से आज तक दिन रात मुसलसल एक ही नियत और एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को दुनिया के पटल पे मजबूत रखा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। और उसकी वजह से उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, उसकी वजह से आज देखिए देश तरक्की भी नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से तरक्की के रोड पे दौड़ रहा है, जो ग्रोथ के रोड पे दौड़ रहा है। आप पिछले दिनों सुना होगा कई ऐसे रिपोर्ट्स दुनिया और देश में ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं। हालांकि इसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 2029 तक भारत की इकॉनमी जो है दुनिया में तीसरे नंबर की इकॉनमी हो जाएगी। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जैसा आपको मालूम है 2022 में दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से जो लार्ज इकॉनमी ग्रो करने वाली थी उसमें इंडिया थी। इंडिया जो सबसे तेज़ी से ग्रो की थी 2022 में, और 7.2% की रफ्तार से जो इंडियन इकॉनमी बढ़ी थी। उसी तरह से आप देखिए कि पिछले 2014 से हमारी इकॉनमी 2015 में जो है उस वक्त 10वें स्थान पर, 2015 में 9वें स्थान पर आई, फिर 2016 में 7वें, 2019 में 6ठे स्थान पे और अब 2022 में 5वें स्थान पे आई है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े जो कंट्रीज़ थे उनको बहुत पीछे छोड़ा। फॉर इंस्टेंस एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर तफसील में जाऊँगा कि आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कैसे काम किए जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत और तेज़ी से दौड़ रही है। यूनाइटेड किंगडम आपने सुना है अगर बहुत मजबूत, दुनिया में सबसे बोलबाला रहने वाला देश, जिसकी कितनी कॉलोनियाँ होती थी और हम पे भी राज कर चुके थे। 2000 में उनकी इकॉनमी जो है 4.9%, जो पूरे दुनिया का जो जीडीपी है उसका 4.9% जो शेयर वो यूनाइटेड किंगडम को होता था 2000 में, जबकि भारत का 1.4%, मतलब उसका आप देखिए 5वां हिस्सा 20% ऑफ यूके की इकॉनमी जो हमारी इकॉनमी थी। अब 2014 के बाद जो रफ्तार पकड़ी है देश की इकॉनमी ने, तो आज हम और यूनाइटेड किंगडम हम उससे आगे निकल गए हैं, वो हमसे पीछे हो गए हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो यूनाइटेड किंगडम के जो दुनिया के कंट्रीब्यूशन में, जो ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है 3.1% होगा और हमारा आगे आने वाले दिनों में अगले कुछ सालों में 4.1% होगा। आज हमारा 3.4% है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि 2014 के बाद आखिर क्यों ऐसी तेजी आई, क्या कारण है उसके तेजी आने का। तेजी आने का कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत कड़वे फैसले लिए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, चाहे वो जीएसटी हो,
चाहे वो बैंकिंग रिफॉर्म्स हो जो या फिर आपको जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हों, या आपका रेलवेज में जिस तरह से रिफॉर्म्स किया हो, या बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जैसे डिमोनेटाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स किए हों, इस तरह के रिफॉर्म से हमने देखा कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीरे हुई थी जब उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन बाद में उसमें तेज़ी आई इसलिए कि वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव, छोटे छोटे जो बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस थे जिसको ख़त्म किया और उसको ख़त्म करके एक अच्छे गाइडलाइंस बनाया जिससे कि बॉटलनेक्स ख़त्म हो। 3 तरह के बड़े, इस पूरे 9 साल में 3 बड़े शॉक की तरह आया। उसके बावजूद आज 5वीं नंबर की इकोनॉमी, जबकि 2013 में 5 जो सबसे कमज़ोर इकोनॉमी उसमें भारत का नंबर था और 10वें स्थान पे थी। आज 5 सबसे मजबूत इकोनॉमी दुनिया में है, और उस 9 साल में 3 उसके बावजूद कि 3 बड़े बहुत बड़े शॉक्स आए, और उसमें 2 साल 3 साल तो समझिए काम ही नहीं हुए। एक तो कोविड, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक पैरालिसिस आ गया था, पूरे दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं पूरे दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। उसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था आज देखिए 5वें पायदान पे है। 2 साल बिल्कुल काम ठप रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, देश का जो कॉफर है वो खाली हो गया था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की सेवा की, देश की जनता की पूरी चिंता की और देश की इकोनॉमी को भी आगे जो है बढ़ाने में पूरा प्रयास किया। दूसरा शॉक आया जैसे उस कोविड से निकले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रशिया यूक्रेन का जो है वो क्राइसिस आया। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से पूरे दुनिया में फिर से एक बार इकोनॉमी जो है डगमगाने लगी। जाहिर है अगर आपके सप्लाई चेन बंद हो जाएंगे तो उसका नुकसान तो हर देशों को होगा, रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, जाहिर है कि आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सब कारणों के बावजूद हमारी जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। उसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे डिफिकल्ट टाइम में कड़े फैसले लिए और देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा बॉटलनेक पिछले 9 साल में, वो है विपक्ष, जो काले कपड़े पहन के आता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए मोदी है तो मुमकिन है। हम अर्थव्यवस्था को मजबूत से मजबूत करेंगे और दुनिया में सबसे तेज गति से रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसकी पेशकश आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते रहे। ये काले कपड़े पहले, काले कारनामे करे, काले रंग से देश की अर्थव्यवस्था को पोतने के काम करे, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे, दुनिया में देश का नाम बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी मंजिल को ध्यान में रखा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को तेज करना है। आज देखिए, आज हम 5वें स्थान पे हैं। जिस तरह से हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है, अब देखिए हम इस बार जो है पहले क्वार्टर में हम जाहिर है 8% से ज़्यादा आएंगे, जिसके सारे अनुमान है। पूरे साल का अगर अब अगले साल जो है फिस्कल 2024 का अगर हम देखें तो पूरे साल का जो अनुमान है कि हम कम से कम 6.5 to 6.75 के आसपास रहेंगे। अगर इसी रफ्तार से हम अगले 10 साल तक बढ़ते रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है 2027 में जो है $5.5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। जब $5.5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी तो उस वक्त हमारे यहाँ से जापान और जर्मनी जो हमसे आज आगे है वो दोनों पीछे हो जाएंगे, इसलिए कि वो 5 के आसपास ही रहेंगे, जबकि हम $5.5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे। और उसके आगे से और रफ्तार बढ़ती रहेगी तो हम 2001 डिकेड में हम 8 to 9 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। और 2047 में पूरे अमृतकाल में जिस तरह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए उसका पूरा फायदा जो है अमृतकाल में, इस दौरान में जो है 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है $20 ट्रिलियन की हो जाएगी और दुनिया की बहुत मजबूत, और 2060 तक का अगर प्रोजेक्शन देखें तो दुनिया के टॉप 1 और 2 अर्थव्यवस्था में होंगे। आज अगर आप देखिए तो चाइना में क्या है, चाइना का कंट्रीब्यूशन जो है, चाइना में ग्रोथ स्टोरी जो है, चाइना में आज अभी भी बहुत वीकनेस है। उसकी जो चाइना की इकॉनमी जो है तेज़ रफ्तार से बढ़ने के बजाय आज धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है तेज़ी से बढ़ रही है। आज आप देखिए, जो आप अगर इकॉनमी की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं, आप देखिए जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, 1.5 लाख जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, तो जो ग्रोथ रेट है उसका डबल डिजिट में ग्रोथ रेट है। आप देखिए कि जो बैंकों की जिस हालत में छोड़ा था इन्होंने बैंकों को, किस हालत में छोड़ा, चरमराती हालत में बैंकों को छोड़ा था, जब बैंक में सिर्फ
ऐसे लोन दिए गए थे, जिस 67% ऐसे लोन दिए गए थे जिसका एबिटा जो मतलब जो डे वन में एबिटा नेगेटिव बोलते हैं, जो डे वन में लगे कि डूब जाएगा पैसा, ऐसी कंपनियों को पैसा दिया था। इसलिए कि फ़ोन बैंकिंग था उस वक्त, सीधे 10 जनपद में फ़ोन करो और आप लोन ले लो। मैं तो बैंकर था, मुझे मालूम है कैसे उस पर लोन दिया जाता था। उस दौरान आप एक छोटा सा देखिए, 2006 तक 1947 से 2006 तक बैंक की बैलेंस शीट जो है वो 18 लाख करोड़ की थी। मात्र 6 साल में 2006 से 2012 में बैंक की बैलेंस शीट 3 टाइम बढ़ गई, 3 टाइम बढ़ गई तो 52 लाख करोड़ की हो गई। मतलब बेतहाशा पैसा बांटा गया, जो मर्जी आया जिसको दिया गया। उससे क्या हो गया कि एनपीए जो है, जब हम सरकार में आए तो हमें ऐसा लगा कि हमने इनहेरिट किया ऐसे बैंकों को जिसको जो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, उनके एनपीए ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है, लोन देने की स्थिति में नहीं है, कैपिटल की कमी है। तब हमने सबसे पहले बैंकों को कैपिटलाइज किया, एनपीए पे फोकस किया, रिकवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश के बैंकों की हालत बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल हेल्थ उनका बहुत अच्छा है। और देश के उन बैंकों को अगर आप देखिए तो आज उनके पास जो एनपीए जो डबल डिजिट में था उस वक्त क्रॉस एनपीए, आज नेट एनपीए 1% से भी के नीचे हो गया है। उससे समझ में आता है कि हमारा रिकवरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। और हमने जो बैंक से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और जो टाइम बॉन्ड जो हमने उसका रेजोल्यूशन निकाला, और उस टाइम बॉन्ड रेजोल्यूशन की वजह से आज बहुत सारा रिकवरी हो पाया। हमारे पास बैंकों का जो लोन था वो रिकवर हो पाया है और बैंक अच्छी स्थिति में है। और भारत सरकार ने बैंक को रिकैपिटलाइज भी किया। उसकी वजह से आज देखिए बैंकों में लोन नहीं दिया जा रहा था, आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, उस वक्त जब इस तरह से पैसा बांटा जा रहा था तो 27% ऑल टाइम हाई था। आज कम से कम कह सकते हैं कि 16% स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ है बैंकों की, और बहुत मजबूती के साथ बैंक प्रॉपर क्रेडिट वैल्यूएशन के साथ दे रही है। और इस वजह से पॉसिबल है कि हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस तरह का बैंकों का बनाया और जिस तरह से कैपिटलाइज लिया, इसकी वजह से हमारे बैंक आज मजबूत स्थिति में है। अब आप लोगों ने कहा कि भाई बैंक अच्छी हालत में तो बैंक लोन दे, तो बैंक देखिए पहले लोन नहीं दे रहे थे, अब तो 16.6% ग्रोथ है बैंक के क्रेडिट ऑफटेक का, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि इस देश में तरक्की कैसे हो रही है। अगर जाहिर है जीडीपी तेजी से ग्रो हो रहा है तो उसकी कई वजूहात होंगी, कई कारण होंगे। तो उसमें समझ में आता है कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है आज दिखता है। इससे समझ में आता है कि पूरी दुनिया की जहां हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब देश में खपत, देश के जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे या देश पे जो जीडीपी है उसका 60% खपत देश के अंदर ही हो रहा है, तो मतलब सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ है, सबसे बड़ा मार्केट यहाँ है, यहाँ पर सिर्फ निवेश सबसे किया जा सकता है। और इसीलिए पूरे यूपीए के 10 साल में 2.6 बिलियन डॉलर जो है, 260 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर एफडीआई आया था। और आज 9 सालों में, जबकि 3 साल तो कोविड और यूक्रेन क्राइसिस में खराब हो गए, उसके बावजूद 6 सालों में हमने 700 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर ट्रिलियन जो है हमने ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि 3 टाइम्स एफडीआई बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? इसलिए कि देश की इकोनॉमी में लोगों को उम्मीद है, यहाँ ग्रोथ कैपिटल लगाने में उनकी रुचि है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और एक लीडरशिप ऐसी है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश की जनता को। उन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिताया, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में रही। उसका पूरा जो फायदा जो है उनको देश को हुआ है, और देश में जो निवेश हुआ है उससे जो है आम नागरिक को ही फायदा होता है। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, कभी कड़वे फैसले लेने हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी चूके नहीं। उन्होंने कहा कभी कभी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है, और उन्होंने कड़वी गोली खाई इसलिए कि देश के लिए वही ज़रूरी था। आज मैं कह सकता हूं कि देखिए पर कैपिटा इनकम, देखिए हमारे पर कैपिटा इनकम आज के हिसाब आज जो है वो बढ़ते हुए पिछले 9 सालों में डबल से भी ज़्यादा बढ़ के $2250 हो गए हैं। लेकिन जो अनुमान के हिसाब से हम 2030 तक $5000 $5250 जो है हमारी इनकम होगी, जो पर कैपिटा इनकम। और जो ऐसे लोग जो 35,000 ऐसी परिवार जो 35,000 उसका देखिए $35,000 से ज़्यादा इनकम वाली परिवार जो है
5 मिलियन लोग ऐसे थे जो 35,000 से ज़्यादा कमाते थे डॉलर से, रुपीज़ नहीं, पर एनम। अब उसको इस पूरे जो देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से चल रही है, जो अनुमान है, जो रिपोर्ट आई है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो या कोई दुनिया के और कई अनेक संस्थानों की रिपोर्ट है या देश के संस्थानों की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो 5 मिलियन जो है वो 25 मिलियन ऐसे लोग, 25 मिलियन जिसकी आमदनी पर महीने 2 लाख से ज़्यादा होगी, 2 लाख से भी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे लोग देश में 25 मिलियन लोग हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। इस बात को दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है। अब देश के ये काले कपड़े वाले जो है, जो पहन के आते हैं, उनको देश की अर्थव्यवस्था तो मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ नारेबाजी करते हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देश की जो आबादी है उसका ज़्यादातर परसेंट यूथ है। जो यूथ जो है 28% जो है वो यूथ है इस देश में, जो वर्किंग यूथ पॉपुलेशन जो है वो 28% है। जो पूरी वर्किंग पॉपुलेशन है देश की वो आज 55% है और आगे आने वाले दिनों में जो है 60% से ऊपर हो जाएगी, 65% से। इस बात का दुनिया को अनुमान है 2 चीज़ों का कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा पूरे दुनिया को होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इसलिए कि यहाँ पर यंग एज वर्किंग पॉपुलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा देश में होगी। और स्टेम ग्रेजुएट देखिए तो पूरे दुनिया का 34% जो है ग्रेजुएट, स्टेम ग्रेजुएट बोलते हैं जो साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट लेता है, आर्ट्स और हिस्ट्री छोड़ के उस तरह के सब्जेक्ट में दुनिया के 34% ग्रेजुएट हिंदुस्तान से, आपके देश से, हमारे भारत देश से निकलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया के पटल पे है कि दुनिया देश को, हमारे देश को देख रही है कि यंग फोर्स, वर्किंग फोर्स हिंदुस्तान में ही मिलेगा, जो इंग्लिश स्पीकिंग भी है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सेवी है और वो जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा पुश है। आपने देखा होगा कि पिछले साल 2.4 लाख, उसके बाद 2.4% ऑफ द GDP जो 7 लाख जो है जो कैपेक्स पे रखा था बजटरी एलोकेशन में, फिर 10 लाख कर दिया, 111 लाख करोड़ का जो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है। इसलिए उससे समझ में आता है कि देश एकदम सही डायरेक्शन पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और इससे जितना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज़्यादा जो है देश में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आप अगर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जो ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है वो 56 पहले थी, अब वो 18 पॉइंट जो है जम करके आई है। और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हिंदुस्तान जो है अब 44 से 37 पे आई है। डिजिटल इकोनॉमी में हमने बहुत पुश किया है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डिजिटल इकोनॉमी को जो हमने पुश किया है, जिसका कंट्रीब्यूशन अब पहले देखिए 2014 से पहले जो है डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन मात्र 7% होता था। अब उसका कंट्रीब्यूशन जो है 7% कंट्रीब्यूशन होता था, अब उसको ग्रोथ जो है उसको 15% ग्रोथ जो है उसमें डबल हो गया है उसका कंट्रीब्यूशन जो नेशनल GDP में। और जो इन्वेस्टमेंट जो है आज के बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इसलिए कि पहले के दिनों में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर गई थी। उस टाइम में जो पैसा बहुत बांट दिया था तो बहुत सारी कैपेसिटी जो है अनयूटिलाइज थी। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 75% हो गया है। और जब भी किसी इकोनॉमी में देखते हैं कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% होता है तो उसके बाद जो है न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। जब न्यू इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर है और ज़्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, और ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट बढ़ेंगे, और ज़्यादा ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब होगी। और इसमें आगे आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अगर फोकस है दुनिया का तो हिंदुस्तान में है। ग्रोथ कैपिटल यहीं आ रहा है, नौकरियां यहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यहीं होगी और सबसे ज़्यादा जो है पर कैपिटा इनकम भी देश में, हालांकि हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं सही बताने इसलिए छोटा होता है, इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 20% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन सही तरह से देखना चाहिए कि आज देश का कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े बता रहा हूँ कि अब दुनिया क्यों हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। आज से आने वाले दिनों में जो हमारे कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल GDP का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो लगभग 15 से 20% होगा। अब आप देखिए 1/5
अगर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ एक देश से आ रहा है, मतलब दुनिया में जो जीडीपी हर साल जो होती है 3% के आसपास जो ग्लोबल जीडीपी है, उसका 1/5 अगर यहाँ से आ रहा है, तो आप सोचिए कि पूरे देश, पूरे दुनिया एक साइड, और उसका 5वां हिस्सा जो है 20% आपके देश से आ रहा है, तो जाहिर है तरक्की यहीं होने वाली है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि आप हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, जर्मनी, अब उनको देखिए कि अब ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमी, हमारे इंक्रीमेंटल ग्रोथ जितना होगा वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी इकोनॉमी के बराबर होगा। हमारे जो प्रदेश जो है, जैसे चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, और भी प्रदेश जो है जो प्रोग्रेसिव प्रदेश है, उनका जो सिर्फ जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, उससे आप समझिए दुनिया के कई देश के, एक कंट्री के से ज़्यादा एक स्टेट का जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, नेशनल जीडीपी में भी, ग्लोबल जीडीपी में भी। तो इससे समझ में आता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था एकदम सही पटरी पे है, और उसमें जो उसके मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं छोटी सी बात, 2-3 बात कह देता हूँ। जैसे आप जब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं तो लोग आजकल बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। आज मैं आपको बताऊं कि 2% से भी नीचे है करंट अकाउंट डेफिसिट, और जबकि यूपीए के समय वो 7% तक जा चुका था करंट अकाउंट डेफिसिट। उस वक्त चरमराती अर्थव्यवस्था था, अभी मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो महंगाई के बारे में वो लोग बात करते हैं, ज़रा उनके टाइम में देखिए, एवरेज 10 साल का जो महंगाई का जो इन्फ्लेशन जो था 7.5% था, हमारा 5.1। उसके बावजूद कि यहाँ पर यूक्रेन जैसा क्राइसिस हुआ और जो कोविड जैसे जो है इतना जो लोगों पूरी दुनिया को डराने वाला जो ऐसा बीमारी आया था, उसके बावजूद हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन जो है 5.1% जो है एवरेज इन्फ्लेशन है। और आज के दिनों देखिए ये जो है और कम हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है। और जो लोग बात करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें के दाम बढ़ गए हैं, चाहे टमाटर है या सब्जी है, जितना तेज़ी से बढ़ते हैं उतना तेज़ी से फलों के दाम कम होते हैं और सब्जियों के दाम कम होते हैं। ये सिर्फ सीजनल फैक्टर की वजह से होता है, कभी कभी ये बढ़ जाता है और उसके लेकिन तुरंत बाद में गिर भी जाता है। तो अगले अगस्त के महीने में देखिएगा चाहे टमाटर या सब्जियां हैं, उनके अपने आप ही रेट कम हो जाएंगे और ओवरऑल इन्फ्लेशन का डायरेक्शन जो है और नीचे के स्तर पे जाता रहेगा। तो नटशेल में ये बताना चाह रहा हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से जा रही है, स्ट्रांग लीडरशिप है, स्ट्रांग पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिया है, हमने बहुत बड़े बड़े कड़वे फैसले लिए हैं। इसलिए आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमारा कंट्रीब्यूशन 20% जो ग्लोबल इंक्रीमेंटल जीडीपी है उसका होगा, वर्ल्ड के जीडीपी का 4% होगा हमारा कंट्रीब्यूशन 2027 तक। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जो 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है और जिस तरह से पीएमआई का दिख रहा है, सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जिसका जो एक कंटिन्यूसली 57-58% 50 से ऊपर है, जबकि चाइना का 50 से नीचे है। तो उससे समझ में आता है कि जो तेज़ी है सिर्फ हिंदुस्तान में है। और उन सारे वजह की वजह से देश की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और 2060 में दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और उसका पूरा जो न्यू जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े फैसले लेकर जो है वो 2014 से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिस पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जिस अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बड़े फैसले लिए गए वहाँ थोड़ी देर के लिए मंदी आती है लेकिन फिर बहुत तेज़ी आती है और सालों साल जो है सस्टेनेबल ग्रोथ रहता है, वो हमने करके दिखाया है। और आज इस बात को हमारे काले कपड़े पहनने वाले आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन वो देश के दुनिया में और देश के लोगों के आंखों में पट्टी बांध नहीं सकते। इसलिए दुनिया देख रही है, दुनिया की सारी रिपोर्ट स्कैन कर लीजिए, जितनी भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, सब ने लिखा है कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत स्थिति में हिंदुस्तान की। चाइना वीक हो रहा है, जिसलिए कि अगर पीएमआई नंबर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो एक्सपेंशनरी मोड में, मतलब बढ़ रहा है, और अगर 50 से नीचे होता है तो दिख रहा है कि घट रहा है। तो चाइना 50 से नीचे में, इंडिया 57 है मैन्युफैक्चरिंग है, 57.5 मैन्युफैक्चरिंग है पीएमआई है, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई वो 60 तक चली गई थी, अभी 58.5% है। तो इससे समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी। ये लोग अपोजिशन वाले जितना भी देश को कमज़ोर करने की कोशिश करें, लेकिन प्रधानमंत्री की जो
जो कमिटमेंट है देशवासियों के साथ कि हम देश को मजबूत करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मजबूत देश देंगे जहां पर हर तरह की सुविधाएं हो, हर तरह की सुविधाएं इस देश के अंदर ही हो और देश के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, बल्कि देश में ही रह के हर तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सके। इन बातों के साथ मैं अपने बात को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये करते हैं। बाकी आपके जो सवाल होंगे मैं उनका सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता जफर इस्लाम जो है वो खास तौर पर भारत में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, अच्छी स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब हम लौटते हैं अपनी उस खबर की तरफ जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि संसद में विपक्ष का गतिरोध जारी है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि वो आवश्यक कामकाज को निपटाए, जरूरी विधेयकों को पारित करे। लेकिन इस बीच में मणिपुर का जो मुद्दा है और वहां पर विपक्षी नेता जिस तरह से दौरा करने की योजना बना रहे हैं, जाने वाले हैं दौरे पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है। रीता बहुगुणा जोशी जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे पार्लियामेंट के सत्र को नगण्य कर दिया जा रहा है और जब सरकार ने मान लिया, विश्वास प्रस्ताव आप ले आए हैं, जब सरकार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, पत्र लिख दिए अमित शाह जी ने सभी नेताओं को, उसके और सीबीआई कर दिया, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स को खुद मिले हैं अमित शाह जी, रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में उस मुद्दे को लेकर और इतना ज़्यादा उग्र होना, ये जनता को अच्छा नहीं लगेगा, देशवासियों को। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्हें भी सुनते हैं। देव तो जा रहे हैं ना, जाने दो। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, हम सब कुछ इधर खुलासा करना चाहते हैं। अगर चर्चा करते हैं तो इफ दे वांट टू डिस्कस, इफ दे वांट ट्रुथ टू कम आउट ऑन द, देयर इज नो बेटर फ्लोर देन दिस। और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। अब इंडिया के सारे घटक दल जाएंगे, वहां से कल जाना है उनको, परसों लौट के आएंगे। निश्चित रूप से वो अपने अनुभव साझा करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। तो शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये अब संसद में हम एक चीज तो देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, चाहे कोई मंत्री किसी बड़े मुद्दे पर बयान दे रहा हो या फिर लोक महत्व का के किसी विधेयक पर चर्चा हो रहा हो, लेकिन सरकार की कोशिश है कि जरूरी कामकाज को जरूर किसी तरह से निपटाया जाए। शैलेंद्र, ये देखिए, निश्चित तौर पर जब संसद का सत्र चलता है तब हम देखते हैं कि विधायी कामकाज सरकार एक एजेंडा लेकर आती है और जब कुछ दिनों तक लगातार संसद के कामकाज में व्यवधान देखने को मिलता है, तब ये कोशिश होती है कि विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। और हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से ये कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। विपक्ष के हंगामे के बीच महत्वपूर्ण विधेयक कल भी हमने देखा था लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुए। राज्यसभा में विपक्ष ने बरगहन बाइकाट किया था, लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ। आज 3 विधेयक आप लोकसभा में देखें पारित किए गए हैं, एक विधेयक पेश किया गया है। तो जो विधायी एजेंडा है अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है चर्चा के लिए, तो फिर विधायी कामकाज पर आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। उसका जवाब देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि देखिए 10 दिनों का समय होता है जब लोकसभा अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, सभी दलों से बातचीत के बाद इसके लिए चर्चा का समय तय किया जाएगा। उस बीच जो विधायी कामकाज है, जो संसद का कामकाज है, वो रोका नहीं जा सकता। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप किसी विधेयक को सदन में परास्त करने का काम कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपके पास बहुमत है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो आप क्या इस बीच जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती तो क्या फिर संसद के कामकाज को रोक दिया जाए। तो ये भी एक तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि विधायी कामकाज तो जरूरी है और जब सदन नहीं चल रहा है या फिर विपक्ष का हंगामा हो रहा है तो उस बीच एक रास्ता निकाला गया है कि कुछ जरूरी विधेयक जो बेहद अहम है सरकार के एजेंडे में, उस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन ठीक है, सरकार ने संसद में तो ये रास्ता निकाला है और कामकाज हो रहा है और आवश्यक चीजों को पारित कराया भी जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी एक अलग रास्ता निकाल लिया है। मणिपुर पर चर्चा में भाग संसद में तो विपक्ष ले नहीं रहा, लेकिन मणिपुर की यात्रा करने के लिए विपक्षी नेता जाने वाले हैं
और वो भी सिर्फ मणिपुर की यात्रा, बाकी राज्यों में घटना पर वो बोलते तक नहीं है, यात्रा तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर है। ये देखिए, संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि आप जाना चाहते हैं जाएं, ग्राउंड आप वहां की रियलिटी जानना चाहते हैं। अगर चर्चा होती तो बहुत कुछ तथ्य सरकार सामने रखती, फिर आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? हमने सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से देखा, सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगाया। पूनम महाजन से बात की, तमाम अन्य नेताओं से, तो कह रहे जाना चाहते हैं, मणिपुर में डेलीगेशन ले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कभी ममता बनर्जी उसकी बात नहीं करती, जो इस टीएमसी जो इस डेलीगेशन का हिस्सा है। राजस्थान में जो घटना होती है महिलाओं के खिलाफ, दल चुप्पी साध लेते हैं। तो सिलेक्टिव राजनीति मत कीजिए, महिला अपराधों के खिलाफ कहीं भी घटना हो उसकी निंदा कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो उसकी मांग कीजिए, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको लेकर एकजुटता दिखानी चाहिए कि ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। लेकिन आप सिलेक्टिव राजनीति करते हैं किसी ऐसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, आप वहां का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दल या फिर विपक्षी दलों की सरकार होती है तब उस पर आप कुछ नहीं बोलते। तो ये किस तरह की राजनीति है जो आप करना चाहते हैं? लोकतंत्र में सबको कहीं जाने का हक है, देश के अंदर आप जाइए, लेकिन ये जरूर कोशिश कीजिए कि वहां पर हिंसा भड़काने का काम न हो। एक शांति बहाली का जो काम हो रहा है, जो आपस में एक सद्भाव बनाने का काम हो रहा है, उस पर लगातार प्रयास जारी है, सफलता भी मिली है, उसको आप एक सकारात्मक तौर पर उसमें सहयोग कीजिए। एक बार फिर से लौटता हूं संसद की खबर पर। जो संसद में जिस तरह से कि सरकार जो है वो विधेयक पारित करा रही है, कल भी हमने देखा कि जन विश्वास संशोधन विधेयक पारित हुआ, चलचित्र संशोधन विधेयक पारित हुआ, आगे भी आपको लगता है शैलेंद्र की सरकार की प्राथमिकता में जो भी विधेयक हैं, 31 विधेयकों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन जो भी ज्यादा महत्व के विधेयक हैं उनको पारित कराना सरकार जारी रखेगी? निश्चित तौर पर। अब अगर सोमवार की बात करें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया था उसके बदले में अहम जो विधेयक है सरकार उसे सदन के पटल पर रख सकती है। हम जानते हैं कि जन विश्वास संशोधन विधेयक कल जिस तरह से पारित हुआ, जिसमें कई पुराने कानूनों को सरल करने का प्रावधान है, जिसमें छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान था उसे सरल किया गया, जुर्माना करके छोड़ा जाएगा। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर सरकार आगे बढ़ रही है उससे जुड़ा अहम विधेयक सरकार ने पारित कराया है। इस तरह से हमने आज देखा है कि 3 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हुए हैं। हम अगले हफ्ते भी देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक, जिसमें दिल्ली अध्यादेश के बदले में जो विधेयक आना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, उससे एजेंडा में आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। तो सरकार की कोशिश होगी कि अगर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर विकल्प क्या बचता है? सरकार जो विधायी एजेंडा है उसको कम से कम आगे बढ़ाने का काम करे, महत्वपूर्ण विधायकों को और आगे बढ़े, उसे सदन से पारित कराए। थोड़ी सी चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर भी कर लेता हूं। वाईएसआरसीपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, बाकी पार्टियों का भी कुछ रुख पता चल पा रहा है जो खासतौर पर दोनों गठबंधनों में से कहीं अभी फिलहाल नहीं है? ये देखिए, कांग्रेस के साथ जो दल खड़े हैं, जो INDIA का हिस्सा है, उनका तो रुख साफ है ही, लेकिन जो ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है और विपक्ष के गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है, उसमें आप देखें एक एक करके तमाम दल अपनी स्थिति को स्पष्ट करते जा रहे हैं। वाईएस और कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर ही दिया है, विपक्ष को, कांग्रेस सहयोगी दलों को निराशा हाथ लगी होगी। बसपा पहले ही कहती है कि आप यथार्थ स्वीकारिए, लोकसभा में प्रचंड बहुमत है मोदी सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आप मणिपुर पर चर्चा करते, बसपा भी उसमें शामिल होना चाहती है, बसपा के सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्नकाल में भी अमरनाथ नागर ने सवाल पूछा, तमाम अन्य सांसद जो दोनों सदनों में सवाल पूछना चाहते हैं अलग अलग दलों के, तो उनका यह कहना है कि आप इस चर्चा को रोककर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बसपा का भी रुख स्पष्ट है और बीआरएस जो भी अविश्वास प्रस्ताव अलग से लाई थी, जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हो गई है, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, पहले भारत राष्ट्र समिति जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, तेलंगाना में के सीएम की पार्टी, आप उनका भी रुख देखिए तो वो ये नहीं कहते कि हम सीधे तौर पर विपक्ष के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सहयोगी गठबंधनों से इतर उनके अपने एजेंडे हैं, वो चाहते हैं मणिपुर पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री जवाब देते तो बेहतर होता। तो वो भी एक तरह से ये इशारा कर रहे हैं कि वो सीधे तौर पर विपक्षी दल के साथ नहीं है, जो विपक्षी दल जो जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं उनके साथ नहीं है। तो आप बीआरएस आपके साथ नहीं है, बसपा आपके साथ नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस आपके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इसके साथ ही साथ बीजू जनता दल भी स्पष्ट तौर पर उसका जो है आपको साथ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में
सभी विपक्ष के दल भी साथ नहीं है, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो एक झटका ही है विपक्षी दलों, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की। कई दलों की रणनीति ये हो सकती है कि वो एब्सटेन कर जाएं, यानी वो बाहर निकल जाएं और इस तरह से सरकार को ही मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़े थे और हम संसद से जुड़ी खबरों पर चर्चा कर रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि कर्नाटक में जो शॉर्टकट वाली राजनीति है वो किस तरह से विकास कार्यों पर, किस तरह से अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। करेंगे चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा, और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि एक बार फिर से बहस छिड़ गई है फ्रीबी की राजनीति पर और उसके साइड इफेक्ट पर। दरअसल कर्नाटक के वरुणा सीट से एक वोटर की याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। आरोप है कि सिद्धारमैया ने 5 गारंटी के वादे से कानून का उल्लंघन किया। इसी याचिका में आरोप है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ सिद्धारमैया ने अपने चुनाव क्षेत्र में गारंटी कार्ड बांटी थी, जो एक तरह का प्रलोभन था और जनता को दिया गया घूस था। याचिका में कहा गया है कि गारंटी कार्ड बांटकर जिसने भी चुनाव जीता उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, और सिद्धारमैया को एक उदाहरण के रूप में इसमें रखा गया है। उधर कांग्रेस के विधायकों की बैठक में फ्रीबी के कारण राज्य में विकास कार्य ठप होने की चर्चा भी सामने आई है। 30 विधायकों ने डीके शिव कुमार को पत्र लिखकर विरोध जताया है कि उन्हें तो फंड मिल ही नहीं रहा। कई विधायक अपनी सरकार से इसलिए नाराज हैं कि उनके क्षेत्र में सरकार ने कोई फंड रिलीज नहीं किया है। ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। और इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने साफ किया है कि सरकार की प्राथमिकता तो 5 गारंटी को लागू करना है और इसी में पैसा जा रहा है। 5 गारंटी को लागू करने की ही बात कीजिए तो इसी में करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो जाहिर है कि इस साल विकास के कोई भी काम नहीं होंगे। ये खास तौर पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है। और कर्नाटक और हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव से पहले मुफ्त रेवड़ी की झड़ी सी लगा दी है। लगातार कई वादे कर रही है। राजस्थान में भी आने वाले चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 10 से भी ज्यादा गारंटी लोगों को दे डाली है कि हम अगर फिर से जीते तो ये देंगे। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने न्यूनतम आय गारंटी योजना भी लागू की है। हर व्यक्ति को 125 दिन की जॉब गारंटी के साथ हर महीने 1,000 रुपए भत्ता देने की भी गारंटी दी गई है। मौजूदा बजट में राजस्थान की उधार लेने की क्षमता जबकि 36,000 करोड़ रुपए है, लेकिन राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए तो पहले ही कर्ज ले चुकी है दूसरी फ्रीबी योजनाओं के लिए। राज्य अपनी जीडीपी का 3% ही कर्ज ले सकता है, इसलिए इस गारंटी को विपक्ष बता रहा है कि ये तो लॉलीपॉप है क्योंकि ये तो हो ही नहीं पाएगा। हिमाचल में भी चुनावी वादे पूरा करने में राज्य सरकार मुश्किल में दिखाई पड़ रही है और ओपीएस लागू करने का दबाव सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये उनका वादा था। चुनावी जीत को पक्का करने के लिए शॉर्टकट की सियासत ने हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट सर्किट के मुहाने पर ला खड़ा किया है और वहां पर पैसे का संकट है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के जानकारों का मानना है कि अगर सरकार हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करे तो लोगों को फ्रीबी से ज्यादा फायदा हो सकता है। ज्यादा फायदा लोगों को होगा। पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों का ऋण लगातार बढ़ रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है उस पर पंजाब चला, चुनाव जीत भी ली, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है। फ्री बिजली के अलावा सभी गारंटी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। पीएम मोदी ने भी कहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो संस्कृति है ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबी को लेकर चिंता जताई है। तो जाहिर है कि जीत पक्की करने के लिए अगर कांग्रेस को केजरीवाल से सीखना पड़ता है फ्रीबी वाला मॉडल तो असली दिक्कत कहां पर है ये समझा जा सकता है।
और अब आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। और कपिल मदान जी भी, जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कपिल जी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से हम तो लगातार फ्रीबी वाली राजनीति का जो साइड इफेक्ट होता है, शॉर्टकट वाली राजनीति से जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे। लेकिन ये जो कर्नाटक में इसे कानूनी मामला बनाया गया है, इसने एक बार फिर से इस बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तो कानूनी मामला बन गया, दूसरे वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास का तो अब कोई काम होगा नहीं, क्योंकि पैसे तो सारे इसी में चले जाएंगे, 5 गारंटी में ही। विनोद जी। लाल जी, एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती जी। आप ही के रिपोर्ट पे आऊं उससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से आज की जो अभी की ताजा खबर है वो मैं आपको बता दूं जी कि अभी कर्नाटक सरकार ने जो वहां के नंदिनी मिल्क है उसके 3 रुपये बढ़ा दिए हैं पर लीटर जी। आज का ही ये बता दूं कि आज की ही खबर है कि कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो अपने बसेस के किराया बढ़ा दिया है। बिजली का दर तो पहले बढ़ा ही चुकी है। बिजली का दर तो पहले बढ़ा ही चुका था। हाँ। तो अब ये कर्नाटक की जनता को तय करना है कि 5 गारंटी से उसको क्या क्या हासिल होने जा रहा है। आज जब 3 रुपये दाम बढ़े हैं मिल्क के, दूध के, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें गरीब से लेके अमीर तक दूध सबके लिए जरूरत है। और उसमें 3 रुपये अगर दूध के दाम बढ़े हैं तो शायद उन महिलाओं को जो अभी भी उम्मीद है कि 5 गारंटी में से 2000 रुपये पर महीने मुझे मिलेंगे, वो शायद उनके खाते में नहीं आए हैं। आपकी जो रिपोर्ट है उस पर मैं अगर पहले आऊं तो जो कर्नाटक के विधानसभा के एक जो सिद्धारमैया के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक नागरिक है, वोटर है, उसने ये जो हाई कोर्ट में अपील डाली थी, जो याचिका डाली थी, उसमें उनका ये कहना है कि भाई ये सीधे सीधे जो 5 गारंटी की बात कही गई थी और ये कार्ड जो हर वोटर को दिया गया था वो अपने आप में एक घूस है। उसने ये माना है और कोर्ट को के सामने ये बात अपने तथ्यों के साथ रखा है कि ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का ये उल्लंघन है कि आप किसी को, जनता को प्रलोभन देके आपने ये चुनाव जीता है और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने हैं। उनके जो लॉयर हैं वो बाद में इसको साफ करते हुए कहते हैं कि ये जीत कांग्रेस में लगभग सबकी है ऐसी, लेकिन चूंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है, नेता है सदन के, तो उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया है। ये कोर्ट को तय करना है कि ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये फ्रीबी जो है वो किस रूप में खड़ी होती है। बाकी ये बात तो तय है कि कर्नाटक में जो 5 गारंटी को लेके सरकार पसोपेश में है और जनता का दबाव है, एमएलए का दबाव है, और फंड को लेके जो सारी चीजें, जो विकास के डेवलपमेंट के काज होने थे, वो पुराने सरकारों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके शॉर्टकट की जो सियासत है उसने कर्नाटक को शॉर्ट सर्किट में डाल दिया है। बिल्कुल शॉर्ट सर्किट में डाल दिया है। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, चर्चा में तो हिमाचल भी है। उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और मैं अनुजा कपूर जी के पास भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं कपिल मदान जी के पास चलता हूं। कपिल मदान जी, चाहे ये कानूनी मामला बन गया हो, चाहे डीके शिव कुमार कहते हो कि भाई अब तो विकास के कार्य हो नहीं पाएंगे, चाहे हिमाचल का संकट हो, मुझे एक छोटी सी कहावत याद आ रही है, छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूं। एक मालिक ने तय किया कि सारे भेड़ों को जो है स्वेटर दिया जाएगा इस बार। सारी भेड़ें खुशी से नाच उठी। जो एक बूढ़ी भेड़ थी वो उदास थी। सबने जाके पूछा, उदास क्यों हो? तो बूढ़ी भेड़ ने कहा, पता है ये स्वेटर कैसे मिलेगा? आप समझ रहे होंगे। तो विकास कार्य नहीं होंगे, विधायकों को फंड नहीं मिलेंगे क्योंकि 5 गारंटी लागू करने हैं। तो क्या ये एक तरह का छल नहीं है क्या, जिसके खिलाफ ये कानूनी मामला बना है? कपिल जी। देखिए सिंह साहब, पहले मैं एक चीज जहां तक मैं बताऊं कि अगर आप भारत सरकार की बात करेंगे तो ये एक एडमिटेड पोजीशन है। आप भी मेरे को डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि जो कर्जा है, जो भारत सरकार द्वारा कर्जा चढ़ाया गया है वो 1,55,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि पहले 60 सालों में, 70 सालों में 50 लाख करोड़ का था। तो अगर ये फ्री भी नहीं बांट रहे, अगर भारत सरकार फ्री भी नहीं बांट रही, तो इतना कर्जा कैसे पहुंच गया? दूसरी चीज,
कि प्रधानमंत्री साहब ने जब अपने चुनाव लड़े थे तो उनके चुनाव के कुछ बड़े बड़े वादे थे, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने सबको, देशवासियों को वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हम साल देंगे, नहीं हुई। 2022 तक उन्होंने बोला था कि हम किसान की आय डबल कर देंगे, किसान की आय डबल नहीं हुई। बुलेट का वादा किया था, बुलेट ट्रेन नहीं चली। महंगाई उन्होंने 2014 के अंदर बोला था कि इन्हीं के नेता बोला करते थे जब डॉलर 60 रुपए का हुआ करता था कि डॉलर 30-35 रुपए का बिकना चाहिए, तो होना चाहिए। और अगर इतनी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कोई जनहित की कोई स्कीम चला रही है तो आपको उससे आपत्ति क्यों है? मैं एक और आपको बात बताता हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े फैक्ट्स और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रहा हूं। ठीक है। जब सेंटर बन रहा था उस दौरान हमारा देश कोरोना की चपेट में था, तो आप याद होगा एक ऑपोजिशन की डिमांड थी कि जितने भी कोरोना से जिन लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। तो सरकार ने ये एफिडेविट फाइल किया था कि भैया हम इतने पैसे नहीं दे सकते, और 20,000 करोड़ रुपए उसी दौरान सेंट्रल विस्ता पे लगाए गए। दूसरी बात, आप बात करते हैं अपने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। अगर आपकी वेलफेयर स्कीम्स प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं कि हमने 70 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया, तो अगर आप राशन दे रहे हैं, अगर वो आपका दावा सही है कि आप वो राशन दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या यही मापदंड उस पे नहीं लगना चाहिए? चलिए ठीक है, मैं ये जवाब लेता हूँ। मैं जवाब लेता हूँ इस पर कपिल जी। और मैं आपको एक बात जरूर कह दूं कि देखिए ये इनके जो वादे हैं, इन वादों का रिपोर्ट कार्ड तो इनको पेश करना ही होगा जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे। दूसरी बात ये मैं जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि भाई केंद्र सरकार भी कर्ज लेती है, तो कपिल मदान जी, केंद्र सरकार ये नहीं कहती कि हम जो है अपने सांसदों को फंड रिलीज नहीं करेंगे या आधारभूत संरचनाओं में जो कार्य हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ गया हूं, उससे पहले अनुजा कपूर जी के पास चलता हूं। अनुजा जी बताइए, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि भाई आप भी आपने कोरोना काल में राशन दिए, आप भी कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो हमेशा इन्हीं की योजनाओं पर क्यों सवाल उठा देते हैं? अनुजा जी। लालचंद जी, मुझे लगता है मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं ये भूल गए हैं कि इनका सवाल किससे है और जवाब किससे है। आप जिनसे सवाल कर रहे हैं उनका जवाब पूरा विश्व देख रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, नहीं कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, उनको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा हेलुसिनेशन हो जाता है कभी कभार, इट्स ओके। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि कर्नाटका की जो बात यहाँ पर शुरू कर दी इन लोगों ने, तो मैं ये बता दूं कि कर्नाटका के अंदर इससे पहले भाजपा की सरकार थी, और जब भाजपा की सरकार थी तो यहाँ पर ऑलरेडी कर्नाटका के अंदर एक सिलिकॉन वैली बन चुकी थी इनसे पहले, जिसको वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोस्ट नोन कर्नाटका स्टेट को माना जाता था। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कर्नाटका के अंदर पहुंचते ही। आज जिन बातें ये कर रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया इन्हें देना है सर। अगर आप 2000 मंथ का बात करें हर एक औरत को देने को, तो उसमें 17,500 करोड़ रुपया इनको बटोरना पड़ेगा। 200 यूनिट की फ्री पावर की बात करेंगे तो 9,000 करोड़ को इनको बटोरना पड़ेगा। 10 kg का इनको 10,000 और 3,000 मंथ का जो जॉबलेस वाले हैं उनको देने के लिए 250 करोड़, और इसी तरह से ट्रेवल के लिए 2,800 करोड़, तो टोटल 40,000 करोड़ की तरफ ये लोग जा चले गए। तो अब आप बताइए, जो 14 का जो इन्होंने बजट निकाला है, जो इन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर में हम जो बजट निकाल के दिए, वो बजट का इन्होंने मापदंड दिया है 3,27,747 करोड़। इन्होंने कहा था, बड़ा छाती ठोक के कहा था इन्होंने कि हमने वुमेन सरकार से ऊपर उठ के 3 लाख इतना हमने दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इनका, पूछिए इनसे, 54,374, जिसमें से आप माइनस कर दीजिए 40,000, कितना हुआ, कितना पड़ा इनके पास, ऊपर से इनके पास लोन। तो आप ये बताइए सर, ये जो हम लोगों ने कर्नाटका बना कर आए थे, ये तो लोगों को फ्रीबीज का चक्कर से, ये INDIA का ही चक्कर है। ये आम आदमी पार्टी ने बता दिया, बाप पे बता दिया, फॉर्मूला पकड़ लिया लगता है आपको।
अरे सुनिए तो सही लाल जी, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओ। अभी कुछ टाइम पर अब देख लेना शराबें डाल देंगे यहाँ पे, इसको और बढ़ा देंगे। अब आपने ट्रांसपोर्ट देख लिया, मिल्क देख लिया। सर ये अंधा राज जो है ये अरविंद केजरीवाल ने इनको समझा दिया है। ये जो अभी कुछ टाइम पहले जो इनकी मीटिंग हुई थी ना सर, वहां पे इसी का क्रैश कोर्स हुआ था। और अभी आप देखना ये तो कर्नाटका, राजस्थान, ये जो लोगों को इन्होंने वोट तो बटोर लिए, डेवलपमेंट कहाँ पे देंगे? हमने इसीलिए इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लौटता हूं, इसी ने कहा था कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबी स्कीम में फर्क है, राशन देना अलग। चलिए ठीक है, इसी फर्क को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अनुजा जी, सब अलग है। लौटता हूं अनुजा जी, इसी फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, ये वास्तव में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस हो, चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है, प्रधानमंत्री ने कई बार मुद्दे उठाए, तो वेलफेयर स्कीम वर्सेस मुफ्त रेवड़ी, फ्रीबी, उसका अंतर जरा हमें जरूर अपनी तरफ से बताइए। और दूसरी बात यह भी बताइए कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है केजरीवाल फॉर्मूले वाला, ये रुकेगा कहां जाकर? कभी आप महिलाओं के पॉकेट में पैसा देंगे, फिर पुरुषों के पॉकेट में पैसा देंगे, फिर आप सबको नकद देना शुरू कर देंगे, ये रुकेगा कहां जाकर? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊं से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि आज पूरे पंजाब में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसमें भारत सरकार की तरफ से जो जाने वाला पैसा है, फंड है, वो रोक दिया गया है। लगभग वो 700 करोड़ का आसपास का है। क्यों रोका गया, आप जरूर सवाल पूछेंगे। तो आप ये देखिए कि केजरीवाल सरकार का जो मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का, उसमें भी एक है। उसने भगवंत मान ने उस सारे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो नीति आयोग का एक पार्ट है कि ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए वो सारे इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी सर्विसेज की वहां पे ये व्यवस्था थी, लेकिन उसको हटा के, चूंकि ये आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल मॉडल का, दिल्ली मॉडल का फॉर्मूला था, तो उसको भगवंत मान के सरकार ने वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बना लिया था। और उस पे बड़ा बड़ा फोटो जो है भगवंत मान का लगाया गया था। बिल्कुल, डॉक्टर जो है उसका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से शिफ्ट करके वहां डाल दिया गया था। तो जब केंद्र ने पूछा कि भाई आप जब मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, ये आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पैसा इसमें क्यों? ठीक है। अब वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि मैं इसमें मोहल्ला क्लिनिक का और ये सारी चीजें जो है दावा वो क्लेम हटा रहा हूँ, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ही रहेगा। यानी फिर से पैसा दिया जाए। यस, तो ये पैसे की मजबूरी है। अनुजा जी जो बता रही थी, मैं थोड़ा सा, अनुजा जी बहुत लाउड वॉइस में अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को समझा रही थी, मैं थोड़ा सा धीरे से मदान जी को समझाने की कोशिश करता हूं कि मदान जी समझे कि फ्रीबी और जो वेलफेयर स्कीम है उसका अंतर क्या है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये बहस सामने में आया था, तो उस समय में भी ये बात की चर्चा में कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी के ये तर्क दिया गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बांटे तो वो वेलफेयर, और अगर हम लोग बांटे तो वो फ्री रेवड़ी जी। तो इसके तर्क में ये समझना पड़ेगा कि अगर इस देश में इस कोरोना की महामारी को जो लोगों ने झेला है, और जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उस समय में जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि सीज हो गए थे सारे लोग, सारे परिवार, तो क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि कम से कम उनके 2 जून की रोटी मिले, कम से कम उनके घर तक में जो लोग हैं उनको पैसा पहुंचे? ठीक है। तो ये स्कीम जो वेलफेयर की स्कीम होती है उसमें तय किया जाता है कि कौन से ऐसे वर्ग हैं जो हितधारक है, लाभार्थी का वर्ग है, उसमें गरीब और गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके पास ये मदद पहुंची थी। 80 करोड़ लोगों को इस देश की ये ताकत है कि उसने 3 साल तक लगातार मुफ्त राशन दिया। जी जी, वो गरीब लोगों के लिए था। जी, तो ये स्कीम को आप रेवड़ी नहीं कह सकते थे। उस समय की देश की परिस्थिति थी कि आप उनको जान बचाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए आपको ये करना जरूरी था। ये वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का। बिल्कुल। लेकिन जब आप दिल्ली में ये बात कहते हैं और पंजाब में ये बात करते हैं और कर्नाटक में कहते हैं, राजस्थान में जाके कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप उस जनता के, उस करदाताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि आपको उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है। आप सीधे सबको बता रहे हैं कि आप ये इतना फ्री दो और इस फ्री के बदले में हमें वोट करो। आप जब महिला
महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम सारी महिलाओं को कर्नाटक में हम 2000 रुपया देंगे पड़े परिवार को, तो आप उसमें कैटेगरी नहीं करते हैं, तो आप ये घूस दे रहे हैं। आप जब ये कर्नाटक में अभी बस सर्विस की फ्री हुई है, उसमें आप महिलाओं के नाम पे आप बस फ्री कह रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसका पैसा उस आदमी को भरना पड़ रहा है जो टिकट ले रहा है, और उसका 1 रुपए से 1.5 रुपए उसका टिकट का दाम बढ़ गया है। कहीं ना कहीं से पैसा, जी इस अंतर को समझिए कि फ्रीबी और वेलफेयर में ये स्कीम है। अगर इस देश में 200 करोड़ डोज पड़े हैं वैक्सीन के, तो ये फ्री में वेलफेयर स्कीम में आता है, ये रेवड़ी में नहीं आता है, क्योंकि आपको लोगों की जान बचाना। ठीक, मैं मदान जी के पास, क्योंकि उन्हीं से सवाल हो रहा है, तो उन्हीं के पास चलता हूं, फिर अनुजा जी के पास आता हूं। कपिल मदान जी, जो हमने अभी चर्चा की, देखिए हमने कोशिश की कि हम लोग इस चीज को समझें कि भाई वेलफेयर स्कीम और मुफ्त रेवड़ी फ्रीबी में कहां वो सिल्वर लाइन है, कहां वो अंतर है। आप बताइए, आपके हिसाब से इसमें कोई अंतर है भी या नहीं है अंतर? अगर नहीं, आप कहते हैं कि नहीं अंतर है, तो वो भी बता दीजिए। देखिए सिंह साहब, जैसे मैं मिश्रा जी को, विनोद जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात करी कि एक मापदंड होना चाहिए, और एक मापदंड के आधार पर ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या वेलफेयर भी और क्या फ्री भी होगी। तो मेरा एक सवाल है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा दावा है कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के दौर में ये हाल है कि 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है। तो आप देश की क्या हालत है, आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल कब आई थी? लोगों की निर्भरता है सरकार। मैं आ रहा हूं, मैं बहुत अच्छा सवाल। फूड सिक्योरिटी बिल कब आई थी और कितने करोड़ लोगों के लिए आई थी? बहुत 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 अच्छा सवाल है सर, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जरूर। फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए के अंदर आया गया, ठीक। और अगर आपको जानकर आप बहुत चौंक जाएंगे ये जानकर कि अगर आप हिस्टोरिकली डिबेट्स उठा के देखें कि उस दौरान बीजेपी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपोज किया था, और आज ये उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट को यूज करके राशन दे रहे हैं। और अब जो ये राशन दे रहे हैं वो तो ये बोलते हैं कि हमारी वेलफेयर स्कीम है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आया कि कुछ लोगों को जरूरत हो सकती है, उनको आप बोलते हो कि ये फ्री भी, और उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये मतलब इससे ज्यादा कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात कोई हो नहीं सकती कि भाजपा ये अच्छा है। मतलब मैं तो ये बात 2-3 डिबेट्स पे उठा चुका हूं कि आप ये जो भाजपा बात करती है कि फ्री में राशन दे रहे हैं, इन्होंने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपोज किया था जब ये बिल आया था, और ये बिल यूपी की आई थी, और ये आज उसी पे अपनी पीठ थपथपाते हैं। नहीं, मैंने आपके तर्क के जवाब में बोला था कि आपने कहा कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने कहा कि भाई देखिए, जरूरत तो उसी समय पड़ गई थी इतनी बड़ी आबादी को फूड सिक्योरिटी देने की और सस्ता अनाज देने की, 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो। 80 करोड़। आज कितने लोग गरीबी रेखा के अंदर हैं? आप वो आंकड़े अगर आप दिखाएं, तो मैं एक आंकड़ा दूं आपको। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि काफी संख्या में 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, गरीबी से। मदान जी, मैं सिंह साहब, मैं सिर्फ इतनी एक बात कहना चाह रहा हूं। जब आप कोई भी स्कीम बनाते हैं, जब आप कोई गवर्नमेंट चुन के लेकर आते हैं, ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि उनको अपनी वेलफेयर स्कीम्स किस तरीके और किस माध्यम से चलानी है। लेकिन वही वाला सिल्वर लाइन वही कि फ्री भी मुफ्त रेवड़ी। उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग है, और जो ऑपोजिशन की पार्टी है उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग है। ठीक है। मैं अब अनुजा जी के पास जाता हूं। अनुजा जी, ये कह रहे हैं कि देखिए, उन्होंने जो बिल लाया था, जो विधेयक बनाए थे कानून फूड सिक्योरिटी वाले, अब आप उसी का इस्तेमाल करके आप लोगों का कल्याण का कार्यक्रम चला रही हैं, तो फिर उस समय क्यों विरोध किया था? और ये भी कि जो तमाम तरह की चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार का अपना अधिकार है, विपक्ष का अपना अधिकार है, सरकार तो वेलफेयर स्कीम चलाती रहेगी, चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल हो।
जी, तो ये मतलब आपकी डिबेट पर ही अच्छी तरह से मान रहे हैं कि हम कर्नाटका का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। अब हम राजस्थान का भी कर चुके हैं, हम आगे और जहाँ जाएंगे हम सबका कर चुके हैं। फूड सिक्योरिटी बिल आप लेकर आ गए, तो आपकी मनरेगा डिप का जो बजट है उसको भी तो हम लोगों ने बढ़ाया और आगे लेकर गए हैं। तो इसलिए इस तरह की बात यहाँ पर बैठकर छोटी और ऊंची बात ना करें। आपको मैं एक और बात और बता दूं भाई साहब, आपको मैं एक और बात बता दूं कि जिसके साथ आप जिसके साथ बैठे हैं ना, आप तो कांग्रेस के है ना, तो जिनके साथ आप आज बैठे हुए ना, आपने उनको भी अपोज किया था और उसके बावजूद आप उनके साथ जाकर बैठ गए। उनके साथ जो पानी पी कर आपको कोसता था, आप उनके साथ बैठकर इस वक्त चाय और पकौड़े खा रहे हैं और वही पकौड़े और वही चाय जो मोदी जी ने बनाए हैं, तो आप वो बैठ कर खा रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नाम लगा दिया आपने स्टेट, उस पर नाम लगा दिया कांग्रेस। अब कहते हैं तो अब चाय वाला है, पर चाय तो अब हमारी पीते हैं। अब कहते हैं पकौड़े वाला है, पकौड़े भी अब हमारे ही खाते हैं। और उसके बाद आप में इतनी हिम्मत होती है कि आप हमें ही कोसते हैं। तो भाई साहब ऐसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका सिक्योरिटी बिल, जो फूड सिक्योरिटी बिल को जिसको अपोज कर रहे हैं, आप कहते हैं अपोज करके आप आगे लाए, ये करा वो करा। आज उसी के अंतर्गत भाजपा ने पूरे विश्व में बहुत कुछ ऐसा करके दिखा दिया और लोगों को मरने नहीं दिया। आपकी कांग्रेस की सरकार में अगर कोरोना आया होता तो बेड़ा गर्क कर चुके थे। जिस तरह के आपने इमरजेंसी लाकर लोगों के मुंह बंद कर दिए थे और आज आप उसी का गाना गाते हैं। बहुत कुछ चेंज हुआ है भाई साहब, बहुत कुछ चेंज हुआ है। महात्मा गांधी से लेकर आपके जवाहरलाल नेहरू तक बहुत कुछ चेंज कर दिया आप लोगों ने। और आज आप यहाँ पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज ये मोदी जी हैं जिनके अंडर आप इस तरह की आपको लिबर्टी है और डेमोक्रेटिक रूल है कि आपको इतना कुछ बोलने को दिया जाता है। पाकिस्तान में बोलकर दिखाइए तो आपको पता चलेगा। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, अभी मेरे भाई ने यहाँ पर बोला है, लाल जी ने भी नीति आयोग का बता दिया। अनुजा जी, इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारा भारत है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी आजादी मिलनी चाहिए बोलने की। इसमें कहीं किसी दूसरे देश से हम क्यों तुलना करें, है कि नहीं? हमारा भारत, हमारा लोकतंत्र। यही कहते हैं ना बार बार भाई साहब। लाल जी आप भी जानते हैं, जेएनयू में जाके पाकिस्तान के नारे तो यही लगवाते हैं। तो किसी बात का तो है, जरूर आलोचना होनी चाहिए। बात का ही तो है कि यूरोप में जाकर डेमोक्रेटिक इंडिया, जिस इंडिया का नाम इन्होंने एक मिनट मैं आज जिस INDI का नाम इन्होंने यहाँ लिखा और ये कहते हैं इंडिया, जिस इंडिया का नाम है यहाँ पर कह रहे हैं, जिस फ्लैग के ध्वज के नीचे आज ये बात कर उसी ध्वज को इन्होंने रोक दिया यूरोप में जाकर। ठीक, तो उस नैरेटिव का जवाब मिल भी जाता है। उस नैरेटिव का जवाब अमेरिका से लेके यहाँ तक मिल जाता है भारत तक। गाना ना गाए, हाँ ये यहाँ बैठ के गाना ना गाए बड़े बड़े। आपको छोटा सा काउंटर कर रहे थे, मैं फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। कपिल जी बताइए। मैं देखिए अनुजा जी मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में 2 चीजें बोली, तो मैं देखिए पाकिस्तान का दर्द बोल रहे हैं सिर्फ। इनके जो MP हैं सनी देओल साहब, उन्होंने भी इन्हीं की पार्टी के बारे में शायद वो बात कर रहे थे, जहां पे वो कुछ बोले और इन्हीं की पार्टी के लोग अब उनको गालियां दे रहे हैं। अच्छा चलिए, वो सब सोशल मीडिया पर चलता रहता है। ये खुद देख लें कि ये जो विनोद जी के पास पाकिस्तान आपका दर्द है। दूसरी बात अपने फेलियर अनुजा जी मुझे बोलने दें, ठीक, मुझे बोलने दें, ठीक है। ये इनको जब अपने फेलियर छुपाने होते हैं तो ये पाकिस्तान को ले आते हैं। आपको पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान से प्यार तो दिख रहा था 2014 में। अच्छा चलिए, अभी हम पाकिस्तान पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का पाकिस्तान पर कभी और कर लेंगे डिबेट। विनोद जी, लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। लाल जी देखिए साहब, ये दोनों प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस के क्या कर रहे हैं, हमें अभी हमारा बहुत सीरियस चर्चा में हम लोग लाए हैं इसको। जी। कायदे से हम लोग ये चर्चा नहीं चाह रहे थे कि आप लोग इतने लाइट मूड पे चर्चा करना शुरू कर दें। हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम ये बात समझने की और दुनिया से समझने की भी कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ठीक है कि देखिए अल्टीमेटली जो जनता जो है, लोग जो है वो इसके पीड़ित होते हैं, इसके शिकार होते हैं। बिल्कुल। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी जैसे इलेक्शन कमीशन में ये जब बात आई थी फ्रीबी को लेके, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए एक कमेटी की बात की थी कि इसमें जो एक्सपर्ट का इसमें ओपिनियन चाहिए, उसमें RBI से लेके नीति आयोग से लेके पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता और विपक्ष सबको शामिल, चुनाव आयोग तक को शामिल करने की बात कही थी। तो चुनाव आयोग इससे अलग होते हुए उसने एक तरह से अपनी राय दी थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह की फ्रीबी की अनाउंसमेंट करती है या उनका करने का अधिकार है इलेक्शन में, वो कर सकते हैं कि हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम ताजमहल बना देंगे, कुतुब मीनार बना देंगे, जो भी वो कह ले, वो उनका अधिकार बनता है।
तो उनका साथ में उनका एक डायरेक्शन था कि इसमें चुनावी में जाते समय में पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम उस रेवेन्यू मॉडल को भी रखना चाहिए कि भाई हम जो आपको ये फ्री में दे रहे हैं उसका राजस्व की हमें ये व्यवस्था होगी जी। इसके बगैर अगर आप सिर्फ वादे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोगों को एक तरह से भ्रम में रख रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप आज कर्नाटक में देखिए कि क्या हो रहा है कि जो आप अभी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार हाथ खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए हमारा इसी में जा रहा है 5 गारंटी में, तो हम डेवलपमेंट काम क्या करेंगे। दरअसल दिक्कत क्या है, किसी भी स्टेट के सामने में आरबीआई का एक कंडीशन है जी। वो कंडीशन है कि वो अपने जीडीपी का 3% ही वो लोन ले सकता है। ठीक है, तो आप जिस स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो जीडीपी है, उसके 3% ही मिलेंगे। तो अब क्या दिक्कत है इसमें कि कांग्रेस की वो 5 गारंटी में 3 बार सिद्धारमैया ने अनाज मुफ्त अनाज देने का अनाउंसमेंट जो किया था 10 किलो का, वो आज तक देने में वो क्यों कामयाब नहीं हुए? क्योंकि उनको फ्री मार्केट से अगर उनको 40 रुपए अगर पर किलो अनाज खरीदना पड़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, एक मिनट, पंजाब में आप देख लीजिए कि केजरीवाल का वो जो फ्री का था जो 2,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो वो उनको जो डेट था उनका वो इतना बढ़ा हुआ 4 लाख करोड़ का बढ़ा है, अब उनको कोई ऐसा कर्ज मिल नहीं रहा है। तो और वो अब सिर्फ इस मॉडल में है कि इस फंड का उस फंड में सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये लिमिटेशन को अगर पॉलिटिकल पार्टी समझेंगे फिर वो एक अलग बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहस चलती रहेगी कि भाई एक तो तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, और दूसरी बात ये कि लोक कल्याणकारी कदम और मुफ्त रेवड़ी के बीच अंतर तो समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अनुजा जी आपका भी और कपिल जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और हम दिखाते हैं आपको कुछ अहम रिपोर्ट भी। कल 29 जुलाई को देश में नई शिक्षा नीति लागू हुए 3 साल का समय पूरा हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बीते 3 वर्षों में नई शिक्षा नीति ने कई बड़े बदलाव को जमीन पर उतारा है। देखिए, कोई भी सभ्यता की मूल आधार स्तंभ ज्ञान होता है, नॉलेज और एजुकेशन होता है। स्वाभाविक भारत जैसे सभ्यता में हम जिसको कभी एक हमको जो विरासत में चीज़ मिली है उसी से हम गौरवान्वित होते हैं कि हमें ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। जब भारत में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए 3 साल हो गया, निश्चित रूप में पिछले, मैं केवल उसको 3 साल नहीं कहूँगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी संभाली 2014 से जी, उस समय से इसकी काम शुरू हो गई थी। मैं गिना तो सकता हूं अनेक बात, लेकिन अगर मैं 1, 2, 3, बाल बाटिका का प्रारंभ होना, भारतीय भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने की एक जन अभियान शुरू हो जाना और एनआरएफ जैसे इंस्टीट्यूशन को रूप देना, ये मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धि का एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूं। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी का शिक्षा और कौशल विकास पर खास जोर है और पीएम मोदी सभी छात्रों के साथ एक अभिभावक की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं। ये जो एनईपी हम बनाने, एनईपी की रिकमेंडेशन से नई पाठ्य पुस्तक बनेगा, नई शिक्षा प्रणाली बनेगी, ये न केवल देश की आवश्यकता को पूरा करेगी, वैश्विक रिक्वायरमेंट को भी, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने महत्व शिक्षा को देते हैं, स्किल्स को देते हैं और उसमें खुद को जोड़ते हैं। बताइए, देश की प्रधानमंत्री आके हर एक साल परीक्षा के पहले बच्चों को कहे कि परीक्षा से मत डरो। ये परीक्षा पे चर्चा की मूल हेतु क्या है? परीक्षा को मत डरो, परीक्षा की परीक्षा लो। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि उद्योग जगत के लिहाज से रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई शिक्षा नीति में काफी काम किया गया है, जिसका फायदा देश को मिल रहा है। हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकर की जो स्मूथनेस आने की आवश्यकता है वो नहीं था पिछले दिनों में, जिसके ऊपर हमारी सरकार ने प्रायोरिटी दिया है। ये कैसे इकोसिस्टम बने, भारत की रिसर्च भारत की आवश्यकता के लिए हो, भारत की उद्योगों की उत्पादन को ध्यान रखते हुए हो।
तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज पर। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और हमारी जो अगली खबर है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां पर कि मणिपुर के मसले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी संसद से लेकर के राज्य विधानसभा तक मणिपुर मसले पर टीएमसी हंगामा कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर जबरदस्त खामोशी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र में ममता बनर्जी सरकार मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव ला रही है। विधानसभा पश्चिम बंगाल की प्रस्ताव मणिपुर पर। ममता बनर्जी मानती हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह ही मणिपुर भी भारत का राज्य है, इसीलिए मणिपुर हिंसा की चर्चा जरूरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं करेंगी। बीजेपी ममता को पश्चिम बंगाल की याद दिला रही है, जहां हाल में भी पंचायत चुनाव में 55 लोग मारे गए थे और कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। विपक्षी गठबंधन की INDA की टीम के साथ ममता मणिपुर का दौरा करने वाली हैं। टीम में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल रहने की संभावना है। तो बीजेपी का सवाल है कि महिला उत्पीड़न के नाम पर मणिपुर जाने वाली इस टीम का दौरा बिहार और झारखंड क्यों नहीं जाती, जहां दर्जनों महिलाओं का उत्पीड़न हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर खुद जवाब देने की बात कही, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ऐसे में ममता का मणिपुर जाना तो बस राजनीतिक ही लगता है। और क्या कुछ बीजेपी इस पर कह रही है, सुकांत मजुमदार और लॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। एक्चुअली पश्चिम बंगाल की सरकार की जो नाकामयाबियाँ है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी मणिपुर का आड़ ले रही है, ढाल ले रही है। पश्चिम बंगाल के एक के बाद एक रेप हो रहा है, नाबालिग के साथ रेप हो रहा है, मौत भी हो चुका है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी की ध्यान नहीं है। उनका पूरा ध्यान मणिपुर के ऊपर है। पहले अपना घर संभाल लो, उसके बाद बाकी भारतवर्ष के बारे में सोचना। पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक मणिपुर जैसा ही घटना घट रही है। उसको पहले पश्चिम बंगाल के लिए महिला के लिए विचार होना चाहिए, उसके बाद मणिपुर देखना चाहिए, क्योंकि खुद के राज्यों में मणिपुर से ज़्यादा लगातार हम लोग देख रहे हैं। 12 साल जब से ममता बनर्जी क्षमता में आया तब से ये चालू है, किसी का अभी तक शास्ति नहीं हो रहा है, महिला लोग अभी सुरक्षित नहीं है। तो पहले इसको देखना चाहिए, इसके ऊपर आलोचना विधानसभा में होना चाहिए। कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत, जिस तरह से ये मतलब क्या कहें इस चीज को कि मणिपुर की घटना और पश्चिम बंगाल विधानसभा में उसकी चर्चा, लेकिन पश्चिम बंगाल की घटनाओं का ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा में चर्चा नहीं, बहुत बड़ी विडंबना है ये। उसी पर भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने का मौका मिला है। देखिए लालचंद, पहले तो पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि ये वही बंगाल है जहां पे डाइन के नाम पर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है जी। ये वही बंगाल है जहां साउथ 24 परगना, बल्कि मतलब सुंदरवन एरिया और दार्जिलिंग पहाड़ एरिया और डुआर्स की चाय बागान से सबसे ज्यादा महिलाओं को ब्रॉथल में भेजा जाता है। वो महिला तस्करी बोले या क्या बोले, ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। जो विदेशी रिपोर्ट से इन लोग ज्यादा प्रभावित होता है ना, इसीलिए मैं यूनेस्को की रिपोर्ट बता रहा हूं जी। तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। बंगाल वही प्रदेश है जहां पे स्कूलों से ड्रॉप आउट की संख्या बेटियों का सबसे ज्यादा है पूरे देश में। तो ये है बंगाल, ये स्थिति है। ये बंगाल के बारे में बोलने से मुझे दर्द होता है, लेकिन ये सच्चाई है वाम मोर्चे की सरकार से आज ये तृणमूल सरकार तक। लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ छिपाने के लिए मणिपुर की बात बंगाल की विधानसभा में करने जा रहा है, इनको मालूम नहीं है कि इंफॉल एयरपोर्ट कहां पे है। इनको मालूम नहीं है कि आज से 35 साल पहले किस तरह से इंफॉल जाया जाता था। इनको मालूम नहीं है कि कितने सालों तक नागालैंड से इंफॉल जाने वाली जो नेशनल हाईवे है वो कई कारणों से बंद रहता था और क्यों रहता था। इनको मालूम नहीं है कि मणिपुर वही प्रदेश है जहां पे इस देश में सबसे ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हुआ करते थे, जो आप धीरे धीरे सरकार की कोशिशों के कारण धीरे धीरे अपना अस्त्र समर्पण किए हैं।
इन लोगों को लोगों तक ये बातें पहुंचाना नहीं चाहिए, इसीलिए विधानसभा की इस गलत इस्तेमाल और विधानसभा में प्रस्ताव पास करके अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश। लालचंद, लेकिन दादा, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा होगी तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर उपस्थित रहे तो वो तो निश्चित रूप से इन चीजों को उठाएंगे, तो उस पर तृणमूल कांग्रेस को, उनकी मुख्यमंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा ऐसे मुद्दों पर। कम से कम जब भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर इस मुद्दे को, पश्चिम बंगाल में हुई अत्याचार के मुद्दे, हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाती है, तो बीजेपी की वहां पर क्या रणनीति है विधानसभा में? नहीं, बिल्कुल बीजेपी की रणनीति तो ऐसा ही है कि बंगाल की सारे बातों को सामने रखना। और मैं बता दूं कि पिछले 10 दिन में कई सारे ऐसे नाबालिग उत्पीड़न की घटना हमारे सामने आए। पूरे देश को पता है कि उसमें से 3 नाबालिग और महिलाओं की मौत भी हो चुके हैं। तो ये सारे जो घटना है, और इसकी जवाब में अब ये तो उठाने वाली है बीजेपी। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री की तरफ से, जो होम मिनिस्टर भी है, पुलिस मिनिस्टर है, इनकी तरफ से जवाब आपने कल देख लिया, उन्होंने किस तरह की बातें कहकर पूरे विधानसभा को एक हास्यास्पद जगह पर उतर देती है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में जब वो हारी थी तो 2 घंटा लोड शेडिंग करा के शुभेंदु अधिकारी ने उसको हरा दिया है। अगर इस तरह की जवाब विधानसभा जैसे एक गंभीर जगह पर किसी चीफ मिनिस्टर ने देते रही, तो वैसे ही जवाब शायद इस तरह की निंदा प्रस्ताव में भी हम आशा कर सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका आगे जाके देश के लोगों के ऊपर और जो निर्यातित लोगों के ऊपर, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बल्कि बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि बंगाल की असली हालत के बारे में लोगों को बताना, विधानसभा को बताना। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही मौका मिलेगा कि वो वहां पर उन चीजों को उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की से जुड़ी खबर, जहां पर सुशासन पर, तथाकथित सुशासन पर बड़ा सवाल लग रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर कई घटनाओं ने उठाए बड़े सवाल, तो विपक्षी बीजेपी हुई हमलावर, क्योंकि बिहार में हाल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं जिनसे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि तथाकथित सुशासन कहां है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां हैं। मोतिहारी में सरेआम एक महिला और उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उनके सिर भी मुंडवा दिए गए। तो महिला पर हुआ बर्बर तालिबानी जुल्म, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया तक सामने नहीं आई है। सब खामोश हैं। मणिपुर पर सब बोल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहे। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। घटना का वीडियो शेयर कर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। लिखा है, नीतीश कुमार हर रात पीएम बनने का सपना लेकर सोते हैं और हर सुबह बिहार में तालिबानी घटनाएं घट जाती हैं। आगे लिखा है, बिहार में हर मिनट महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। यहां लॉ एंड ऑर्डर भी नीतीश कुमार की तरह टूर पर निकल गए हैं। यह तंज कसा है गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने। इससे पहले बिहार के कटिहार की बात कीजिए। बिजली की बदहाल व्यवस्था को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने फायरिंग कर दी और 2 युवकों की मौत हो गई है। हर जगह पर इस घटना की चर्चा है, लेकिन ताज्जुब देखिए कि अभी तक इस मामले पर कोई संज्ञान तक नहीं लिया गया है। कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई इस मामले में। 2 युवकों की मौत हो गई पुलिस की गोली से। कटिहार के बारसोई में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत को लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का जरा बयान सुनिए। कहते हैं, जब लोग बदमाशी करेंगे तो पुलिस क्या करेगी। यह बयान है ऊर्जा मंत्री का। राज्य के ऊर्जा मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात से बेखबर हैं। क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकृपाल यादव का और साथ में लोजपा रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान का। आइए सुनते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अफसरशाही हावी हो गया है। अपराध की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों के मन में जो सरकार का धमक होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। इसलिए लगता है अपराधी, चाहे वो किसी तरह के अपराधी हों, कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और यही कारण है कि महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। वहाँ पर गोली और लाठी मारी जा रही है, लोगों की हत्या की जा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है पटना राजधानी से लेकर प्रदेश के अन्य भागों में
जब अपहरण की घटना, हत्या की घटना, लूट की घटना, चोरी की घटना, डकैती की घटना, यानी लड़कियों को इज्जत लूटने की घटना, हर घटना घट रही है और अब नीतीश कुमार जी उस सब पर नियंत्रण करने में बिल्कुल फेल हो गए हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात हो, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, कटिहार की घटना हो, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे लोगों को गोली मार देना हो, या छात्र, किसान, शिक्षकों के ऊपर लाठी चलाना हो, ये तमाम घटनाएं बिहार की परंपराएं बन गई हैं। बिहार में हकीकत है लाठी और गोली की सरकार ही चल रही है वहाँ पे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस मुंह से बोलते हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, सत्ता पक्ष मुंह खोल नहीं रहा, पुलिस संज्ञान ले नहीं रही, उल्टे उसके गोली से 2 युवक मारे जाते हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में गिरिराज दा का वो वाला जो बयान है कि लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी नीतीश कुमार की तरह टूर पर निकल गए। देखिए, कल ही जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो बिहार के बड़े लीडर माने जाते हैं बीजेपी के, उनका कल ही वीडियो आया था और उन्होंने ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार लगता है कि टूर पर निकल गए हैं। और इस तरह की घटनाएं, जब भी कोई बड़ी घटना घटती है या कोई बड़ा उलटफेर होता है तो नीतीश कुमार राजगीर की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं या विधायक हैं वो उन पर आक्रामक हुआ करते हैं कि जब वो राजगीर जाते हैं तो कोई ना कोई घटना जो है जरूर घट जाती है, चाहे वो सियासी उलट पुलट का खेल हो या फिर कोई आपराधिक घटनाएं हो। दरभंगा में भी जो दलित लोगों के साथ जो घटना हुई थी उस पर बीजेपी ने जनक राम, जो पूर्व सांसद हैं गोपालगंज के, उनके नेतृत्व में 4 लोगों की कमेटी बनाई थी। कृष्ण कुमार ऋषि, अनिल राम विधायक और रामप्रीत पासवान के साथ 27 जुलाई को ही दरभंगा टीम जो है वहां पर पहुंची है। कटिहार की घटना का जिक्र हम सब पहले भी कर चुके हैं। वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि अब तक शायद एफआईआर भी नहीं हो पाई है, जहां पर बारसोई में जो आम लोग बिजली क्राइसिस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उस आरोप में तो दम है ही। जेडीयू और आरजेडी के विधायक से जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो लोग भी इस बात की स्वीकारोक्ति करते हैं कि यहाँ पर अफसरशाही जो है वो चरम पर है, अफसर किसी की सुनते नहीं है। और चाहे आपने देखा कि आरजेडी के 2 मंत्री चंद्रशेखर, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जो है अफसरों के साथ जो घटना वहां पर घटी, जो के पाठक प्रधान सचिव हैं, उसकी वजह से सुर्खियों में रहे। आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अफसरों का शासन है, इसको लेकर आरजेडी के मंत्री आपने मंत्रियों के बयान की बात की तो मैं जरा ताजा बयान बता दूं आपको। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जब लोग प्रदर्शन करेंगे इस तरह तो पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या करेगी। ऐसे असंवेदनशील बयान। देखिए, विजेंद्र यादव जो हैं बहुत सीनियर लीडर माने जाते हैं और 1990 से लालू प्रसाद के शासन से लेकर अब तक लगातार वो बिहार की सत्ता में रहे हैं। विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया है और इस तरह के बयान कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जो राज्य के मुखिया अगर सीरियस नहीं है तो निश्चित तौर पर जब राजा अगर सीरियस नहीं होंगे तो उनके जो मंत्री हैं उनका बयान भी इस तरीके से आएगा। तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही हावी है और पुलिस जो है वो निरंकुश हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अगर डीजीपी के साथ बैठकर अगर बात करके और अगर इस पर चुस्ती लाने की अगर कोशिश राज्य के मुखिया अगर करें तो मुझे लगता है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। बहरहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो दौर तो हमेशा सियासत में चलता रहता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की राज्य के मुखिया की होती है। हाँ, उसमें भी जब पुलिस जो है वो जब शामिल हो और जिस तरह से महिला को पीटने की सरेआम पीटने की घटना हुई है मोतिहारी में। राजेश, पटना में पुलिस ने गोली चला दी थी, पटना में पुलिस ने जिस तरह लाठी चला दी थी, कटिहार में गोली चला दी थी, ये तमाम चीजें ये बिल्कुल इशारा कर रही हैं कि जो सुशासन का दावा है वो बिल्कुल अपने खोखले रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से लगातार
राज्य में घटनाएं घट रही हैं। डाकबंगला चौराहा पर जिस तरीके से शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो नॉर्म्स कहता है कि पहले आप जो है अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे, फिर पानी बरसाएंगे, और तब अगर उससे भी बात नहीं बनती है, भीड़ अगर नियंत्रित नहीं हो पाती है, तब लाठी चार्ज जो किया जाता है, वो भी कमर के नीचे लाठी जो है वो मारने की बात जो है वो नॉर्म्स यही कहता है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण यही बात कह रहे थे। लेकिन जो वो घटना घटी है उसमें एक ही साथ तमाम तरह के तमाम जो प्रयोग थे उसको एक ही साथ किया गया, और शायद यही वजह थी कि भारी भगदड़ हुई, और भगदड़ में जनार्दन सिग्रीवाल जो महाराजगंज के सांसद हैं वो भी घायल हुए, और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी घायल हुए। तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को जो ठीक करने का सवाल है लालचंद्र, उस पर बड़ा सवाल है, और राज्य के मुखिया को निश्चित तौर पर तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चौकसी बरतते हुए सख्त हिदायत और निर्देश देने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं राज्य में नहीं घटनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।